जी स्टूडेंट सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर कंटिन्यू कर लें। अभी कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है, जस्ट 7 और बाकी अभी ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने मैसेज कर दिया, सब लोग आ जाएं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल अगर अब तक हमने जितना पढ़ लिया, किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ लें। एजाइल डेवलपमेंट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्क्रम डिजाइन मेथोडोलॉजी क्या होती है, सब क्लियर है? या अगर कोई क्यूरी है तो पूछ लें। जी स्टूडेंट कोई क्यूरी नहीं है, आगे बढ़ें। कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कोई स्टूडेंट क्यूरी कर रहे थे तो वो जूम सेशन एंड हो गया। Just 16 students have joined the meeting. Okay class, we are going to start the new topic with a software matrix for measurement software, cost, time and scope. स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई क्यूरी है, जो अब तक हम एजाइल सॉफ्टवेयर, स्क्रम मैनेजमेंट पढ़ी है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ी है, या इससे पहले कोई प्रोसेस मॉडल डिस्कस किया, अगर उसमें कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं। ओके कोई क्यूरी नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेट्रिसेस क्या होते हैं? मेट्रिसेस आर डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स जिनको यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर पे एस्टिमेशन कर सकते हैं। बट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट इज एस्टिमेशन फॉर सॉफ्टवेयर? हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? एस्टिमेशन का मतलब ये है कि प्रिडिक्शन, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट और बिफोर साइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट हम एस्टिमेट कर सकें कि इस प्रोजेक्ट पे अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ फीचर्स कितने होंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रोजेक्ट कैन बी मेजर्ड। अब क्या क्या चीजें मेजर हो सकती हैं?
कितने फीचर्स होंगे प्रोजेक्ट में, हम उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड कितना होगा, हम वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने पे कितना टाइम लगेगा, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वालिटी है या प्रोजेक्ट में या नहीं है, उसके डिफरेंट मेट्रिसेस हैं। पर फीचर लाइन ऑफ कोड में कितने एरर जनरेट हुए, हम ये काउंट कर सकते हैं। डिफेक्ट रेट कितना रहा, DRE कितना रहा, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या थी। DRE क्या होता है कि जो हमने कोड जनरेट किया है उस पर डिफेक्ट्स और एरर्स कितने आए और उनको रिमूव करने के बाद अब हमारा कोड कितना एफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन जरूरी क्यों है, स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्रिडिक्शन हमारे पास मौजूद हो, एक हमारे पास कैलकुलेशन हो कि ये दैट इज द एस्टिमेटेड बजट, इस टाइम और इस कॉस्ट के अंदर रहते हुए हमने ये इतने नंबर ऑफ फीचर्स, इतनी लाइन ऑफ कोड डेवलप करना है। तो मेट्रिसेस आर बेसिकली मेजरमेंट टूल जो किसी भी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब वो पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के फीचर्स भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के लाइन ऑफ कोड भी हो सकते हैं, फंक्शनल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एरर्स कितने आए वो भी हो सकते हैं, यूज केसेस कितने जनरेट किया। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूएमएल डिजाइन अप्रोचेस की बात करें तो कितने यूज केसेस जनरेट हुए, कितनी क्लासेस क्रिएट हुई, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। तो ईच एंड एवरीथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड वो हम डिफरेंट मैट्रिक्स के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट को भी मेजर कर सकते हैं एंड वी कैन मेजर द प्रोसेस एज वेल। प्रोसेस और प्रोजेक्ट डोमेन के कुछ मैट्रिसेस कॉमन भी होते हैं और कुछ डिफरेंशिएट भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है मैट्रिसेस का, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट डोमेन में डिफरेंट मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या होती है और डिफरेंट मैट्रिसेस को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करके ओवरऑल जो है वो सॉफ्टवेयर को मेजर कर सकते हैं। व्हाट आर मैट्रिक्स? Software process and project measures are quantitative measures. Quantitative measure means when you have something to count or something to calculate, so you can count it. ऐसे variables या ऐसे parameters जिनको आप calculate कर सकें, जिनको आप count कर सकें, वो हमारे पास quantitative measures कहला रहे होते हैं। दे आर मैनेजमेंट टूल्स। मैनेजमेंट टूल्स होते हैं कि किस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा, कितने फीचर्स हैं, कितनी रिसोर्सेज हैं। सो मैनेजमेंट टूल यूज हो रहा होता है, मैनेजमेंट अपने पास एस्टिमेशन और प्रोडिक्शन के लिए इन मेट्रिसेस को यूज कर रही होती है। They offer insight into the effectiveness of the software process and the projects that are conducted using the process as a framework. ठीक है, आपको इनसाइड डिटेल दे रहा होता है कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस कितना इफेक्टिव है, जो प्रोसेस मॉडल आप यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो इफेक्टिवली उसके लिए सूटेबल है भी या नहीं है। और अगर कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम कैसे उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं तो क्या वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है या वो हमें पीछे लेकर आ रहा है, सो दैट हमें कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें कोई नया प्रोसेस मॉडल यूज करना चाहिए या एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ही हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं सो दैट जो इश्यूज हैं वो सब ओवरकम हो सकें। बेसिक क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी डेटा आर कलेक्टेड। यहाँ पे आपके पास डेटा कलेक्ट होगा, कौन सा डेटा, जो क्वालिटी डेटा है जो कि आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बता रहा है रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। दिस डेटा आर एनालाइज्ड कंपेयर्ड अगेंस्ट पास्ट एवरेजेस एंड असेस्ड। जो प्रीवियस प्रोजेक्ट के जो एवरेजेस हैं, जो पास्ट डेटा है, आप उससे करंट प्रोजेक्ट के डेटा को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है या कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो फिर हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रोडक्टिविटी इन अवर प्रोसेसेस। द गोल इज टू डिटरमाइन वेदर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स हैव अकर। वही पॉइंट के जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ये चेक करना है कि जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है वो हमारी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इटसेल्फ आर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम शुड बी मैच्योर। तो हम क्या वाकई हमारे प्रोसेसेस जितने ज्यादा से ज्यादा हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो क्या वो मेच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। The data can also be used to pinpoint problem areas. जो मेट्रिसेस से जो कैलकुलेशन और जो काउंट्स और जो डेटा आ रहा है उसको हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि यही हर दफा ये प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है, तो उसकी रूट कॉज क्या है। रेमेडीज कैन देन बी डेवलप्ड एंड द सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव। रेमेडीज क्या है कि हमारे पास जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है और उन सोल्यूशन को हम अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं सो दैट जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो सके।
अ कोट ऑन मेजरमेंट, लॉर्ड विलियम केल्विन की जो है वो एक कोट है रिलेटेड टू मेजरमेंट, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स यू नो समथिंग अबाउट इट। मतलब जो आप बोल रहे हैं या जो आपके पास नॉलेज है, अगर आप उसको नंबर में मेजर कर सकें या उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस या नंबर में कोई चीज बता सकें, तो आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है। बट व्हेन यू कैन नॉट मेजर, जब आप कोई चीज मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, when you cannot express it in numbers, अगर आप उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind, तो आपकी नॉलेज उसके बारे में क्या है, बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है, अनसर्टेन है। It may be the beginning of knowledge, but you have scarcely in your thoughts advanced to the stage of science. इनिशियल फेज में प्रॉब्लम हो सकती है जब आपकी नॉलेज कम हो, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस लर्न होता चला जाएगा, आपको फैक्ट एंड फिगर्स पता चलते जाएंगे और आप नंबर्स की टर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको तभी पता होंगे जब आपको बैकग्राउंड नॉलेज हो किसी भी चीज की। यूजेस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे होंगे, वी कैन मेजर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस एट वेल, कि जो जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई। हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मेजर कर सकते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, टाइम कितना हमने प्लान किया था और उसी प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल मैनेजमेंट में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सॉफ्टवेयर वर्क, जो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो अप टू द मार्क है या नहीं है, वो हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसे करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स एंड टू असिस्ट इन टेक्निकल डिसीजन मेकिंग एज अ प्रोजेक्ट प्रोसीड, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमें हेल्प आउट कर रहे होंगे ये मेजरमेंट, कि हमें टेक्निकल डिसीजन मेकिंग कैसी करनी है। टेक्निकल डिसीजन मेकिंग डे टू डे बेसिस, ऑपरेशनल बेसिस पे जो हम डिसीजन ले रहे होते हैं, और स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होती है, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट ले रही होती है फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि हमें क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट करनी है, कहाँ के, सो दैट आफ्टर 5 ईयर्स हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मेकिंग होती है जो टॉप मैनेजमेंट कर रही होती है, और या मिडिल लेवल मैनेजर्स, और जो आपके टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, मींस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डेली बेसिस पे हमें कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। मेजर करने के रीजंस क्या है, टू कैरेक्टराइज, हम कैरेक्टराइजेशन कर सकें प्रोसेसेस की, प्रोडक्ट्स की, रिसोर्सेज की और एनवायरनमेंट की। टू इवेलुएट, इवेलुएशन कर सके हम कि हमारा जो है प्लान क्या था और अब तक कितनी डेविएशन आ गई है, और अगर प्लान में बहुत ज़्यादा डेविएशन आ गई है तो उसके रूट कॉजेज क्या हैं और हम उस डेविएशन को कैसे कम कर सकते हैं, सो दैट हमारा प्लान और एक्चुअल पैरेलल उसमें वर्क कर सके। टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन कर सके हम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, क्या प्रोसेसेस की आपस में जो है वो कंपेटिबिलिटी की क्या है, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे प्रोसेस मॉडल्स हमने पढ़े हैं, तो हर प्रोसेस मॉडल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने देखा कि कुछ प्रोसेस मॉडल ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक प्रोसेस मॉडल पे फोकस करके हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम 2 या 3 प्रोसेस मॉडल्स के कुछ एडवांटेजेस फ्लेवर लेना पड़ता है। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा प्रोसेस मॉडल किस टाइप नेचर के प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट फिट हो सकता है, या उसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, और उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्ड मॉडल्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप के हम मॉडल्स बिल्ड कर सकें कि अगर इस टाइप की नेचर का प्रोजेक्ट है तो इसमें ये प्रोसेस मॉडल यूज होगा, अगर उसमें ये फीचर भी होगा तो हम उस पर प्रोटोटाइपिंग भी यूज कर सकते हैं, हमें एजाइल की तरफ जाना चाहिए, अगर एजाइल की तरफ नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, तो ये सब चीजें हमें जो है वो एक प्रिडिक्शन मीन्स एक नॉलेज होगी कि हमें क्या चीज, सारी चीजें जो अनसर्टेनिटी है अभी स्टार्ट में, उसको हम क्या कर सकें, उसको नोन एलिमेंट्स नोन फैक्ट्स में पहले से मैप कर सकें। एंड जो एक और लास्ट ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूवमेंट, जो प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करें, इश्यूज क्यों आ रहे हैं, जो रूट कॉजेज हैं, इनएफिशिएंसी क्या है, उसके रीजन क्या है। जब आप इन चीजों की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो ओवरऑल आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी आपके प्रोसेसेस में, और जब प्रोसेस इम्प्रूव होंगे, मेच्योर होंगे, तो जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो भी आपके क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करती है, प्रोसेस मॉडल मैच्योर, क्योंकि हर चीज आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्रोजेक्ट किस पे फोकस कर रहे हैं, आपके प्रोसेसेस पे, कि उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कौन से प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं। अब वो प्रोसेसेस फॉलो कौन करवा रहा है, आपकी मैनेजमेंट। तो अब अगर मैं कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि
प्रॉब्लम टेक्निकल एंड से भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल एंड से भी हो सकती है। हो सकता है हम प्रोसेसेस और प्रोजेक्ट के बीच में आपस में लिंकेज प्रॉपर ना हो। ये भी हो सकता है कि कस्टमर नॉन टेक्निकल हो सकता है मैनेजमेंट ने जो प्रोसेसेस बताए हैं वो एज इट इज फॉलो ही नहीं हो रहे। सो ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं। डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मेट्रिसेस हैं जो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स से रिजल्ट बता रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस डोमेन, जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो प्रोसेसेस को मेजर करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक हमारे पास मेट्रिसेस हैं, और प्रोजेक्ट को भी मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मेट्रिसेस हैं, और कुछ मेट्रिसेस ऐसे हैं जो दोनों डोमेन के लिए कॉमन भी हो सकते हैं। अगर हम प्रोसेस डोमेन की बात करें कि हमने अपने प्रोसेसेस को कैसे मेजर करना है, प्रोसेस की इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करनी है, तो वो मेट्रिसेस हमें हेल्प आउट कर रहे होंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग, जिसको आपकी टॉप मैनेजमेंट यूज कर रही होगी प्रोसेस से रिलेटेड और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। Process matrices are collected across all projects and over long periods of time. अच्छा, जब हम मैट्रिसेस की बात कर रहे होते हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं, या नेक्स्ट आने वाले प्रोसेस की प्रिडिक्टेबिलिटी बता रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेटा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि पास्ट रिजल्ट क्या था, पास्ट में हमने कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज किया, कितनी जल्दी हमने कंप्लीट किया, कितना टाइम, कितना कॉस्ट आया, तो इस प्रोजेक्ट में कितना लगेगा। तो एस्टिमेशन जब हम कर रहे होते हैं या प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, तो प्रेडिक्शन के लिए पास्ट डेटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ आप जाएंगे। जितना डेटा कम होगा उतने कम जो है वो प्रेडिक्शन, इतनी कम जो है वो एफिशिएंसी होगी आपकी प्रेडिक्शन में। सो हमारे पास जब डेटा की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 टाइप का डेटा यूज होता है। अब वो डेटा क्या होगा, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू प्रोसेसेस। 3 टाइप्स का डेटा होता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास प्रोजेक्ट डेटा, जो जिस करंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसका डेटा होता है। एक होता है हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट प्रोजेक्ट्स का डेटा, अब तक जितने प्रोजेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन ने कर लिए हैं उससे रिलेटेड डेटा। और एक होता है हमारे पास इंडस्ट्री डेटा। इंडस्ट्री डेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो और ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका डेटा, कि अगर मैंने एक शॉपिंग कार्ट की एक, जैसे हमने एक केस स्टडी देखी, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने फीचर्स होंगे अप्रोक्सीमेटली, इंडस्ट्री डेटा एवरेज हमें क्या वैल्यू बता रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि कौन सा डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा और ज्यादा बेटर होगा? जी क्लास, मौजूद हैं सब लोग या सो गए? जी मिस मौजूद है। मिस सवाल नहीं समझे हम आपका। 3 टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है हमारे पास जब हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट डेटा, लेट सपोज मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है एबीसी, ठीक है, एक इसमें मैं अभी जिस करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एक उसका डेटा होगा मेरे पास, वो प्रोजेक्ट डेटा होगा जिस करंट प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसका डेटा। एक मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट जो है डेटा, लाइक मैंने अब तक जितने सॉफ्टवेयर बना लिए हैं उन सब के डिफरेंट मेजरमेंट टूल्स, कि कितने प्रोजेक्ट्स बने, उन हर प्रोजेक्ट के कितने में जो है वो फीचर्स थे, टोटल लाइन ऑफ कोड कितना लगा, हर प्रोजेक्ट का मेरे पास एज अ रिपोजिटरी डेटा अबाउट पास्ट प्रीवियस डेटा ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन का। और इंडस्ट्री डेटा जो होगा वो ओवरऑल मेरे सॉफ्टवेयर हाउस के बाहर जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनका ऑन एवरेज डेटा। सो व्हाट डू यू थिंक सबसे एफिशिएंट कौन सा होगा, सबसे एफिशिएंट और सबसे एक्यूरेट? अच्छा, देखो सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट करंट प्रोजेक्ट रिजल्ट का होगा, जिस करंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अभी सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा इज गुड फॉर पास्ट प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास प्रोजेक्ट डेटा नहीं अवेलेबल, लेट सपोज मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो उसका डेटा मेरे पास नहीं होगा, तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट हिस्टोरिकल डेटा यूज करें एस्टिमेशन के लिए। और अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा भी मौजूद नहीं है, इट मीन कि आपका अभी सॉफ्टवेयर हाउस को अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए, तो इतना ज्यादा डेटा आपके पास नहीं है, तो फिर आप इंडस्ट्रियल डेटा की तरफ जाएंगे, और वो इंडस्ट्रियल डेटा इज नॉट रिलायबल।
क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर हाउस और जो इंडस्ट्री है उसके एनवायरनमेंट में, उसके प्रोसेसेस में और डिफरेंट चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस होंगी। तो इंडस्ट्री डेटा इज नॉट रिलायबल। इंडस्ट्री डेटा आप तभी यूज करेंगे जब आपके पास प्रोजेक्ट और हिस्टोरिकल डेटा नहीं होगा, तो फिर आप इंडस्ट्री डेटा पे रिलाई करेंगे, बट इट्स नॉट रिलायबल। क्योंकि आप जिस करंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल डेटा जो आपको दे रहा है वो एनवायरनमेंट में बहुत चेंज हो सकता है। प्रोसेसेस चेंज हो सकते हैं, लोग चेंज हो सकते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो सकती है, मैनेजमेंट चेंज हो सकती है, टूल्स एंड टेक्निक्स डिफरेंट हो सकते हैं कि आप जिन टूल एंड टेक्निक्स को यूज करके डेवलप कर रहे हो सकता है इंडस्ट्री में वो चीजें ना यूज हो रही हो, तो वो डेटा आपके लिए इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन आप इंडस्ट्री डेटा तब यूज करेंगे जब आपके पास कोई और डेटा अवेलेबल ना हो। करंट प्रोजेक्ट का डाटा सबसे ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि भाई मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट में हम कितने यूज केसेस मैंने बनाए, तो मैं इजीली काउंट करके बता सकती हूँ। लेकिन अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो फिर उसके लिए अभी डाटा मौजूद नहीं होगा, तो फिर हम हिस्टोरिकल डाटा पे रिलाई करेंगे कि इस टाइप के प्रोजेक्ट का प्रीवियस डाटा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ही जो भी मुझे प्रोवाइड करेगी, और वो तभी होगा जब हम एस्टिमेशन कर रहे होंगे। तभी जब साथ साथ हम हर चीज को एस्टिमेट करके अपने पास डिपोजिटरी में डेटाबेस में स्टोर कर रहे होंगे, तभी वो हिस्टोरिकल डाटा बनता जाएगा जो आगे नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा फोकस हम प्रोजेक्ट और हिस्टोरिकल डाटा पे कर रहे होते हैं। द इंटेंट इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्रोसेस इंडिकेटर्स दैट लीड टू लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक है, प्रोसेस डोमेन में जो हम मैट्रिसेस यूज कर रहे होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, कि अभी हम कौन से प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, उनमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी रीजन क्या है और उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। द ओनली वे टू नो हाउ वेयर टू इम्प्रूव एनी प्रोसेस इज टू, कैसे आप इम्प्रूव करेंगे किसी प्रोसेस को, मेजर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस। आप उस जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त उसके मेजर एट्रीब्यूट्स को आप मेजर करें कि उस प्रोसेस में कौन कौन सी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं, हर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में हम क्या टास्क कर रहे हैं, उस टास्क में हमें डॉक्यूमेंटेशन कितनी चाहिए होगी, डॉक्यूमेंटेशन में कितने पेजेस होंगे, कितने चैप्टर्स होंगे, क्या चीज लिस्ट डाउन करनी है। तो जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है उस प्रोसेस के आप वो मेजर करें। डेवलप अ सेट ऑफ मीनिंगफुल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स। उन एट्रीब्यूट्स पे जो आपने आइडेंटिफाई किए उस पर डिफरेंट फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस अप्लाई करें, सो दैट आपके पास एक नंबर की फॉर्म में रिजल्ट आ सके। और उन मैट्रिसेस जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, जो फॉर्मूला आपने यूज किया, जो कैलकुलेशन आपने यूज की है, उस मैट्रिक्स की बेसिस पे आपको इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। दैट विल लीड टू अ स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूवमेंट, जो आपको हेल्प आउट कर रही होंगी कि हमने इम्प्रूवमेंट की तरफ क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या क्या चीजें हम मेजर कर सकते हैं। We measure the effectiveness of a process by driving a set of metrics based on outcomes of the process. Such as, मतलब हमने कौन कौन से प्रोसेसेस का आउटकम निकालना है जिसकी बेसिस पे हम इफेक्टिवनेस निकाल सकते हैं। एरर्स अनकवर्ड बिफोर रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिलीज होने से पहले कितने एरर ऐसे हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं किए, यानी कि जो आगे जाके डिफेक्ट बन सकते हैं। डिफेक्ट डिलीवर्ड टू एंड रिपोर्टेड बाय द एंड यूजर। हमने एप्लीकेशन कस्टमर को दे दी, एंड यूजर उसको यूज कर रहा है, यूज करते वक्त उसमें जो डिफेक्ट डिलीवर हुए हैं उसकी तादाद कितनी है। तो ये सब डाटा हम अपने पास डिफरेंट कैलकुलेशंस, डिफरेंट फार्मूलास लगा के ड्राइव कर रहे होंगे, और इनका आउटकम हमें डिफरेंट इंडिकेशंस दे रहा होगा रिलेटेड टू अवर प्रोसेस। वर्क प्रोडक्ट डिलीवर्ड, अब तक हमने कितनी वर्क प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं हम। ह्यूमन एफर्ट एक्सपेंडेड, अब तक कितने एफर्ट एक्सपेंड हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट में इन टर्म्स ऑफ आवर्स करते हैं हम यूजली कि कितने घंटे लगे। कैलेंडर टाइम एक्सपेंडेड, कितने मंथ लगे, इस अब तक जितना काम हमने किया इसको करने में कितना टाइम लगा। कन्फर्मेंस टू द स्केड्यूल, कितना परसेंट हमारा स्केड्यूल फॉलो हुआ है, जो हमने इनिशियल प्लान दिया था और अभी हम जिस करंट स्टेट पे हैं तो हमने कितना अपना प्लान को फॉलो किया और कितनी डेविएशन आई है। टाइम एंड एफर्ट टू कंप्लीट ईच जेनेरिक एक्टिविटी, हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी जैसे हमने प्लानिंग की, हमने एनालिसिस किया, हमने डिजाइन किया, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम और कितना एफर्ट लगा है। तो ये सारे कैलकुलेशंस और पैरामीटर्स को के हम नंबर्स निकालेंगे। ये जो नंबर्स आ जाएंगे, ये नंबर्स हमें बता रहे होंगे आर यूज फॉर इंडिकेटिंग प्रोसेस, कि जो हमने प्रोसेस को यूज करते हुए ये सब चीजें कैलकुलेट की हैं तो उसकी इंडिकेशन दे रहे होंगे। अगर बहुत ज्यादा डिफेक्ट रिपोर्ट हुए डिलीवरी के बाद, इट मीन्स के आपके प्रोसेस में कई लूप होल्स होंगे, तभी वो एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही।
अगर जितने ज्यादा से ज्यादा वर्क प्रोडक्ट डिलीवर किए, इट मीन कि आपकी टीम एफिशिएंट है, आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें डिलीवर कर रही है। अगर ह्यूमन एफर्ट एक्सपेंडेड, कितने ह्यूमन एफर्ट लगे हैं, जितने ज्यादा ह्यूमन एफर्ट लगेंगे, इट मीन्स के बहुत ज्यादा टाइम में उन्होंने ये काम किया है। कैलेंडर टाइम एक्सपेंडेड, जितना कम होगा उतना बेटर है, जितना ज्यादा होगा इट मीन्स कि आपका प्रोसेस स्लो है। कन्फर्मेंस टू द स्केड्यूल परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, इट मीन्स उतना बेटर आपने अपना प्लान फॉलो किया है। और हर जेनेरिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में टाइम और एफर्ट कितने लगे, तो हम इन सब चीजों को मेजर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। एटिकेट्स फॉर प्रोसेस मैट्रिक्स, जब आप प्रोसेस मैट्रिक्स यूज कर रहे हो, प्रोसेस को मेजर कर रहे हो, तो उसके कुछ एटिकेट्स हैं। वो एटिकेट्स क्या है हमारे पास? यूज कॉमन सेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेंसिटिविटी व्हेन इंटरप्रेटिंग मैट्रिक्स डेटा। ठीक है, जो कॉमन अप्रोच है वो कॉमन अप्रोच यूज करें, बियॉन्ड द लाइन जाने की कोशिश नहीं करें कि आउट ऑफ स्कोप जाके हम ये भी करें, हम ये भी करें। कीप इट सिंपल। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए आप मैट्रिक्स डेटा को कैलकुलेट करेंगे। Provide regular feedback to the individual and team who collect measures and matrices. आपने क्या करना है? रेगुलर फीडबैक निकाल लेना है इंडिविजुअल्स का और टीम्स का, जो कि मैट्रिसेस को कलेक्ट कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं। डोंट यूज मैट्रिक्स टू इवेल्युएट इंडिविजुअल। ये बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आप कैलकुलेशंस और काउंट को किसी इंडिविजुअल को हिट करने के लिए यूज नहीं करें कि किसी एक की प्रोडक्टिविटी निकालें आप, इसने इतना काम किया, इसने अब तक इतना किया। हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव किसी को भी लेट डाउन करना नहीं है, बल्कि हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मेकिंग है कि हम अपने इन करंट प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। Work with practitioners and teams to set clear goals and metrics that will be used to achieve them. Never use metrics to threaten individuals or teams. Metrics data that indicate a problem should not be considered negative. अगर कोई ऐसा metric जो आपको negative value दे रहा है या जो आपको problem identify कर रहा है, हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो negative है। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम उसको ये कहेंगे कि वो हमें हेल्प आउट करेगा रूट कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट हम उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर सके। वो चीज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है जो शो ही ना हो रही हो। प्रॉब्लम है लेकिन वो हम कहीं से कैच नहीं कर पा रहे, और अगर प्रॉब्लम कैच हो गई है तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम है और उसका ये रीजन है। जब रीजन पता चल जाएगा तो आप उसको करेक्ट इजीली कर सकते हैं। सो अगर आप जो है कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी प्रॉब्लम को शो कर रहा है, तो आप उसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये जो इंडिकेट कर रहा है कि परफॉर्मेंस क्या है, और उसको आप ओवरकम करके अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। सर्च डेटा आर मेरली एन इंडिकेटर फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आपके प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए एक इंडिकेटर कंसीडर करेंगे आप उसको। एंड लास्ट हमारे पास क्या प्रैक्टिस है? डोंट ऑब्सेस ऑन अ सिंगल मैट्रिक टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। कभी भी एक सिंपल मैट्रिक्स पे आप जो है फोकस ना करें, आप डिफरेंट मैट्रिसेस यूज करें, क्योंकि हर मैट्रिक्स को यूज करने के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। तो अब आपके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से फैक्टर्स यूज हो रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो आप डिफरेंट मैट्रिसेस का डाटा लें और उसका एवरेज निकाल के आप फाइनल एस्टिमेशन दें। कभी भी एक सिंगल मैट्रिक्स पे आप रिलाय नहीं करेंगे। ये हो गए हमारे प्रोसेस मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड कोई सवाल है क्लास? अभी ये ओवरव्यू हो जाए उसके बाद हम एलओसी, एफपी, कोकोमो, डिफरेंट मैट्रिसेस डिस्कस भी करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब सॉल्व करके देखेंगे, उसमें कैलकुलेशन भी आएगी। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? नो मैम। Okay, we are going to discuss the matrices in the project domain। कि प्रोजेक्ट डोमेन के अंदर हमारे कौन कौन से matrices, अभी जो हमने सारी चीजें पढ़ी वो प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस में टूल्स भी आते हैं, टेक्निक्स भी आती हैं, एक्टिविटीज भी आते हैं, डिफरेंट चीजें, हम डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, अम्ब्रेला एक्टिविटीज, हमने उनको मेजर करना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट्स को मैट्रिक्स करना है। ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट की बेसिस पे हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? प्रोजेक्ट डोमेन में जो मैट्रिसेस होंगे वो हेल्प आउट कर रहे होंगे आपको टेक्निकल डिसीजंस लेने। टेक्निकल डिसीजन मींस टेक्निकल डिसीजन जो आप डे टू डे बेसिस पे ले रहे होंगे।
प्रोसेस डोमेन में जो मैट्रिसेस यूज होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज होते हैं। प्रोजेक्ट डोमेन में जो कैलकुलेशन पैरामीटर्स यूज होते हैं वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स इनेबल अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर टू असेस द स्टेटस ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या कर रहा है, आपको जो करंट प्रोजेक्ट का स्टेटस है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प आउट करने में डिफरेंट वैल्यूज दे रहा होगा। ट्रैक पोटेंशियल रिस्क क्या क्या आ सकते हैं आप वो ट्रैक कर सकते हैं। अनकवर प्रॉब्लम एरियाज बिफोर देयर स्टेटस बिकम क्रिटिकल, ऐसे कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम आ सकती है जिनको हमने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया, और ऐसा ना हो कि वो इतने क्रिटिकल बन जाएं, कॉम्प्लेक्स हो जाएं कि उनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। तो क्या कोई ऐसे हमारे पास एरियाज हैं जिसको अभी तक हमने कवर नहीं किया। एडजस्ट वर्क फ्लोज और टास्क, हमने अपने टास्क को और वर्क फ्लो को कैसे एडजस्ट करना है इन ऑर्डर टू फॉलो द प्लान। इवेल्युएट द प्रोजेक्ट टीम्स एबिलिटी टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट, हम अपनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम की एबिलिटी को कैसे कंट्रोल करें सो दैट हमारे सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। मैनी ऑफ द सेम मैट्रिक्स आर यूज इन बोथ द प्रोसेसेस एंड प्रोजेक्ट डोमेन, बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस हैं जो सेम है जो दोनों डोमेन में यूज होंगे, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। Project metrics are used for making technical decisions. They are used to adopt project workflow and technical activities. Use of project matrices. Use of project matrix हम कब कर रहे होंगे? The first application of project matrix occurs during estimation. Project के अंदर हम ये project matrices कब यूज कर रहे होंगे? जब हम estimation phase पे जाएंगे। और उसमें हमें कौन हेल्प आउट कर रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो इस प्रोजेक्ट के ओरिजिनल एस्टिमेट्स हमें नहीं मिलेंगे। हाँ, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट रिकॉर्ड। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सॉफ्टवेयर हाउस में जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनका डाटा हमें हेल्प आउट कर रहा होगा इस करंट प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन के लिए। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाएगा तो आपको इस करंट प्रोजेक्ट के भी ओरिजिनल एस्टिमेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं मिल रहे जब तक आपको पास्ट प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा पे रिलाई करना पड़ेगा। एज टेक्निकल वर्क कमेंसेस, जैसे जैसे प्रोजेक्ट में टेक्निकल काम स्टार्ट होता चला जाएगा और ज्यादा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे, जिनमें प्रोडक्शन रेट्स है कि हम कब कब क्या क्या चीजें डेवलप कर रहे हैं, कितने मॉडल जनरेट हो चुके हैं, रिव्यू के लिए हमने कितनी एक्टिविटी रखी है, लाइक जो हम रिव्यू कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स उसमें कितना टाइम लगा है। टोटल फंक्शन पॉइंट्स, यहाँ पे हम फीचर्स को कह रहे हैं कि टोटल प्रोजेक्ट के फंक्शन पॉइंट्स कितने हैं और उनको डिलीवर करने के लिए कितनी लाइन ऑफ कोड अब तक डिलीवर हो चुकी है। हम एरर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा कि हर फेज में जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी में कौन कौन से एरर हमारे पास अब तक डिस्कवर। Use of project metrics. Project metrics are used to minimize the development schedule by making the adjustment necessary to avoid delays and mitigate potential problems and risk। हम प्रोजेक्ट मैट्रिक्स को किस लिए यूज कर रहे होते हैं कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में कुछ डिले आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए एडजस्टमेंट कर सकें। असेस प्रोडक्ट क्वालिटी ऑन ऑनगोइंग बेसिस, ऑनगोइंग बेसिस पे हम प्रोजेक्ट की क्वालिटी को भी साथ साथ मेजर करते रहें कि अब तक हम जो जो काम करते आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी है या नहीं है, उसमें क्वालिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। इन समरी, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी आपके डिफेक्ट्स कम से कम आएंगे। जैसे ही आपके डिफेक्ट्स कम होंगे द अमाउंट ऑफ रीवर्क रिक्वायर्ड विल आल्सो बी रिड्यूस्ड एंड एज rework goes down the overall project cost is reduced। तो हर फैक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आप प्रोसेसेस पे फॉलो करेंगे, प्रोसेस
मॉडल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके प्रोजेक्ट में भी इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट होना आपको शुरू होगी। जैसे जैसे आप क्वालिटी प्रोसेसेस यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपके प्रोजेक्ट में डिफेक्ट्स कम होते चले जाएंगे, और डिफेक्ट जब कम होंगे तो रीवर्क कम से कम करना पड़ेगा, और रीवर्क जब कम से कम करना पड़ेगा तो प्रोजेक्ट कम कॉस्ट और कम टाइम में डिलीवर हो जाएगा। कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट, जब सॉफ्टवेयर को मेजर कर रहे होते हैं तो दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट मेजर एंड इनडायरेक्ट मेजर। डायरेक्ट मेजर वो होता है जो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट है, कितने एफर्ट लगे, कितनी लाइन ऑफ कोड है, डिफेक्ट कितने आए, मीन जिसकी एक एग्जैक्ट नंबर आ रहा हो कि हमें अब तक इन फीचर जो फीचर मैंने डेवलप किया उसमें कितनी लाइन ऑफ कोड है, तो डायरेक्ट एक नंबर की बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट मेजर्स, जो किसी और फैक्टर पे जो है वो को फॉलो करते हुए अपनी वैल्यूज नहीं दे रहे, विच आर नॉट डिपेंडेंट, डायरेक्ट है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कितने हमने एक फीचर कितने जो है वो हफ्तों में कंप्लीट किया, एक हफ्ते में किया, 1.5 हफ्ते में किया, तो एक एग्जैक्ट काउंट आ रहा है नंबर। इनडायरेक्ट मेजर्स क्या होंगे, जो अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि फंक्शनैलिटी, कि प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी वैसी वर्क कर रही है जैसे रिक्वायर्ड थी, तो वो चीजें डिफरेंट, एफिशिएंसी है नहीं है, एफिशिएंसी में एक्यूरेसी भी आ गई, रिलायबिलिटी है या नहीं है, रिलायबिलिटी में और बहुत सारे फैक्टर आ गए कि कितनी देर बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक हो रही है, जब ब्रेक हो रही है तो कितने टाइम डाउन रह रही है, उसको दोबारा रिपेयर करने में कितना टाइम लग रहा है। सो मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या है, मीन टाइम टू फेलियर क्या है, और मीन टाइम टू रिपेयर क्या है। इनडायरेक्ट मेजर्स वो मेजर्स होंगे जिनको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक से ज्यादा फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, और डायरेक्ट मेजर्स वो होंगे जिसमें आप डायरेक्ट एक नंबर देकर जो है वो काउंट बता सकते हैं। Project metrics can be consolidated to create process metrics for an organization. Project metrics को ही फोकस करते हुए आप process metrics बना सकते हैं किसी भी organization के लिए। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। जी क्लास यहाँ तक कोई सवाल, इसके अलावा कि क्लास कब एंड होगी और अटेंडेंस कब होगी? मिस मेरी अटेंडेंस का मसला हल कर दें। अटेंडेंस का क्या मसला हल करना है बेटा? फिर मैं वो मैसेज भी गया, मैं सारी क्लासेस दी हैं, उसमें 2 एब्सेंट आ रहा है। नाम बताओ। 9463 एसन। 9463, मुझे देखने दो अटेंडेंस के मेरे पास क्या अटेंडेंस है आपकी। 9463 आपकी एक अटेंडेंस है, एक एब्सेंट आ रही है मेरे पास ऐसे। मेरे पास 2 आ रही हैं एलएमएस पे, और मिस मैं तो सारी क्लासेस दी हैं, एक भी क्यों आ रही है? मुझे नहीं पता एक भी क्यों आ रही है, मैं तो एट द एंड ऑफ क्लास मेंशन करती हूँ कि ये स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट आ रहे हैं। लगता है गलती से निकल गया हो, आप नजरअंदाज हो गया हो। पता नहीं, अब नजरअंदाज हो गया होगा तो वो आपकी मिस्टेक है, मैं तो दोबारा से रिकॉल भी करती हूँ कि ये स्टूडेंट एब्सेंट हैं, और दोबारा मिस से अगर कोई रीज्वाइन भी कर रहा होता है और आफ्टर टेकिंग अटेंडेंस भी अगर चैट पे नेम सेंड कर रहा होता है तो मैं उसकी भी मार्क कर देती हूँ। जो जो चैट पे नाम सेंड करता है, चाहे फौरन या थोड़ी देर बाद भी अटेंडेंस कॉलिंग के, तो मैं उसको भी मार्क कर देती हूँ। चले ठीक है मिस, आइंदा ख्याल रखूंगा मैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि मैसेजेस व्हाट्सएप पे मैं बाद में देखती हूँ, क्योंकि हमें ये रिपोर्ट जो होती है ये फौरन फौरन जो है वो फॉर्म सबमिट करवाना होता है। मैम तो मेरे भी क्या अटेंडेंस पर लगी हुई है, 2 एब्सेंटीज लगी हुई है, हालांकि मैंने पूरी क्लासेस नाम ली है। बताओ। वसीम अमजद 9465। 9 मिस आपकी भी एक एब्सेंट है मेरे पास। मेरे बच्ची भी का मेरी absent भी था। इसी तरह से एक एब्सेंट लगी हुई है। कैसे हो सकती है मैम, जब पूरी क्लासेस ली है, मैसेज किया है अटेंडेंस और नहीं आपने मेरा बताई नाम हुई भी है। नहीं लिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है मैम, आपने तो मेरा नाम भी नहीं लिया। पता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने नाम ना लिया, मैं तो अटेंडेंस के बाद देखती हूँ कि ये absent यार। स्टूडेंट्स एब्सेंट है। मैम बार फिर भी देख लें, क्योंकि 2 लगी हुई हैं हालांकि पूरी क्लासेस लेने के बावजूद भी। ये मैं कंसर्न कर लेती हूँ कि 2 क्यों लगी हैं, मैं वो रमीज से कांटेक्ट करके पूछ लेती हूँ कि मेरे पास तो एक एब्सेंट है, क्योंकि हम सेशन बाय सेशन भेज रहे होते हैं ना कि ये स्टूडेंट सेशन 1 में एब्सेंट है, ये सेशन 2 में। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फौरन।